प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, 12th क्लास की। और पढ़ते 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 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फैराडे लॉ, कोलराउस लॉ, सारी चीज़ें जो समरी में लास्ट में बताने वाला हूँ। इस पूरे टॉपिक को लेंदी ज़रूर है लेकिन आसान है, तो इसको कैसे तैयार रखा जाए, याद कैसे रखा जाए, उसके लिए मैं लास्ट वीडियो बताऊँगा। अब हम इस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपका लास्ट पॉइंट जो है बैटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा बैटरी, जो बैटरी के टाइप्स के बारे में और कुछ बैटरी जो है आपकी उनकी मैकेनिज्म के बारे में। तो बैटरी क्या हो जाती है? तो बैटरी दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए तो वह बैटरी कहलाएगी। यानी कि आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं, तो 1 2 3 4 सेलों को इस तरह से आप आपस में जोड़ देते हैं। जैसे घरों में आपकी जो टॉर्च होती है उसमें क्या करते हैं हम 1 2 3 4 इस तरह से सेल लगा दिए जाते हैं और उनका एक क्रम जो होता है वो क्या होता है, सीरीज में होते हैं, वो श्रेणी क्रम में होते हैं। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब जनरली बैटरी आपने कई जगह देखी होगी, जैसे टॉर्च में, ठीक है, आपके मोबाइल में बैटरी होती है। इसके अलावा आपके जो वॉच होती है उसमें बैटरी काम आती है ना, रेडियो में बैटरी लगाते हैं। तो कई जगह आपने बैटरी का यूज़ किया है। इसके अलावा घरों में आपका इन्वर्टर होता है, वहाँ पर बैटरी लगी होती है। तो बैटरी आपने कई तरीके की देखी होगी। तो जनरली बैटरीज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और 2 कैटेगरी कौन सी है? एक होती है प्राइमरी बैटरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी को यानी कि प्राथमिक जो बैटरीज होती है, तो इसका और सेकेंडरी बैटरीज का मेन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि आपने देखा होगा कि कई बार हम सेल लेके आते हैं और सेल एक बार यूज़ लिए जाते हैं और उसके बाद वो सेल वापस यूज़ नहीं होते, हमें उसे फेंकना पड़ता है। यानी कि वे बैटरी जो कि एक बार यूज़ ली जा सकती है, एक बार उनसे हम क्या कर सकते हैं? विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब वह पूर्णतः डिस्चार्ज हो जावे, यानी कि उसका केमिकल जो रिएक्शन है पूरी तरह से ख़त्म हो जावे, तो उसके बाद वह बैटरी वापस आप चार्ज नहीं कर पाते हैं, यानी कि वन टाइम यूज होता है उसका। तो प्राइमरी बैटरीज क्या होगी कि वे बैटरी जो कि नॉट रिचार्जेबल, जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये जो बैटरीज होती है ये रिचार्जेबल बैटरीज होती है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। एक बार जब बैटरी काम करना बंद कर दे, आप उससे धारा प्राप्त कर लें, तो वापस क्या कर सकते हैं हम? उससे विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको चार्ज करते हैं। जैसे आपकी मोबाइल में होती है, बैटरी खत्म हो जाती है, उसके बाद वापस क्या करते हैं हम? चार्जर पर लगा देते हैं उसको, वापस वो चार्ज हो जाती है। तो ऐसी बैटरी जो कि वन टाइम यूज हो, नॉट रिचार्जेबल हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी बैटरी। और जो चार्ज की जा सकती है वो क्या होती है? आपकी सेकेंडरी बैटरी होती है। अब इनमें कुछ चीज़ों में डिफरेंस है। जैसे आप ये आपका कंप्लीटली केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, जबकि सेकेंडरी बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल के साथ साथ रिवर्सिबल होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी होगी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी काम करेगी। जब आप उससे धारा प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह यूज होती है, और जब आप उसको चार्ज करते हैं तो वहाँ पर वह बैटरी क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाती है, और वापस वह क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे ही आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, तो जैसे आपने डेनियल सेल पढ़ा है तो कॉपर Zn की जो बैटरीज थी, सेल था, तो वहाँ पर Zn+2 में बदलता है और कॉपर+2 कॉपर में बदलता है। वापस ये रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल हो जाती है। जब आप इस पर बाह्य विभव लगाते हैं तो बाहर से जब धारा प्रवाहित करोगे तो अब रिवर्स में अभिक्रिया चलेगी, Zn+2 इलेक्ट्रॉन लेकर वापस Zn में बदल जाएगा और कॉपर वापस किस में चला जाएगा? आपका कॉपर+2 में चला जाता है। तो यानी कि दोनों तरफ, तो ये इरिवर्सिबल बैटरीज है।
इरिवर्सिबल, जबकि ये क्या है आपकी रिवर्सिबल है, यानी कि इनको हम उत्क्रमणीय कहेंगे और ये अनुत्क्रमणीय होती है। तो ये मेजर 2-3 डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी चीज़ है कि ये यूज की जा सकती है, फिर उसके बाद वापस रिचार्ज नहीं की जा सकती है। धारा प्राप्त कर लेते हो, उसके बाद वापस उसको आवेशित नहीं किया जा सकता है, जबकि ये रिचार्जेबल बैटरी होती है जिनको कि हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। और इसी तरह से जब आपका रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इसका मतलब केवल इसमें केमिकल रिएक्शन होगी और आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही काम करेगा और ये रिवर्सिबल नहीं होगा। जबकि जब आप सेकेंडरी बैटरी की बात करें तो ये जब धारा प्राप्त करते हो आप बैटरी से चार्ज करने के बाद, तो ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। और जब ये निरावेशित हो जाता है यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद वापस जब आप इसको चार्ज करते हैं तो चार्ज करते समय ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा और ये रिवर्सिबल होगा। अब आपके जो कोर्स में है उसमें मेन हम 4 बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला है लेक्लांसी सेल या ड्राई सेल के बारे में, ठीक है, और एक आपका है मर्करी सेल, और यहाँ पढ़ेंगे हम लेड स्टोरेज सेल, शीशा संचायक, और पढ़ेंगे फ्यूल सेल के बारे में। ओके, तो 4 सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसके पहले मैं बता दूं कि एक अच्छी बैटरी किसको कहा जाएगा। अच्छी बैटरी का मतलब उसे माना जाता है एक तो जिसका वेट कम हो, ठीक है ना, दूसरी चीज़ क्या हो, वेट कम करना, हल्की होनी चाहिए वो, दूसरी चीज़ एक जैसी वोल्टता प्रदान करें वो। ऐसा नहीं कि आपने जैसे बैटरी लगाया तो स्टार्टिंग में आपको वोल्टता उच्च मिल रही, फिर धीरे धीरे वोल्टता घटती जा रही है, तो वह जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक उसकी वोल्टता क्या हो, एक समान बनी रहे। तीसरी चीज़ क्या है इसमें कि ये लंबे समय तक आपको विद्युत धारा प्रोवाइड कर सके, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी अच्छी बैटरी कहलाएगी। ठीक है, तो अच्छी बैटरी के आपके 2-3 सिम्टम है। कई बार बोर्ड पे एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसके 3 चीज़, एक तो क्या होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, वो यूनिक वोल्टता दे, वोल्टेज दे, और लॉन्ग टाइम हो, लॉन्ग टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। और एक चीज़ और है, अगर उसको लंबे समय तक रख दिया जाए तो बैटरी ख़राब ना हो, यानी कि टिकाऊ हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, अच्छी बैटरी कहलाती है। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखें अच्छी बैटरी के लिए। ओके, तो पहले आप इन 2-3 चीज़ों को उतार लें आपके नोट्स के हिसाब से कि बैटरी किसे कहा जाता है। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 या 2 से अधिक होते हैं उनको सीरीज में जोड़ दिया जाता है तो वह आपका क्या होगा, बैटरी कहलाएगी। और बैटरी कितने तरह की होगी, 2 प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरियाँ वो होती है जिनसे कि धारा प्राप्त करने के पश्चात उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, और जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है रिचार्जेबल बैटरी सेकेंडरी होती है। ये केवल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बन जाता है। और यहाँ पर ये इरिवर्सिबल होगा, ये रिवर्सिबल बैटरी होगी। और एग्जाम्पल में आपका ड्राई सेल और मर्करी सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर लेड स्टोरेज, शीशा संचायक सेल और फ्यूल सेल, और भी होता है निकेल कैडमियम सेल होता है जैसे। लेकिन आपको जो जनरली यहाँ पर है और आपके बोर्ड के एग्जाम में अधिकांश आपसे फ्यूल सेल के बारे में ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, स्पेस फ्लाइट जो होती है, अंतरिक्ष यानों के अंदर फ्यूल सेल का प्रयोग किया जाता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम पहली बैटरी, प्राइमरी बैटरी के बारे में। प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी में हम 2 बैटरी पढ़ेंगे, 2 सेल पढ़ने वाले हैं। एक तो ड्राई सेल जिसको कि लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है, दूसरा है मर्करी सेल। दो प्राइमरी बैटरीज के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ड्राई सेल या शुष्क सेल। जनरली इसको आपने देखा होगा कि ये आपके सेल जो होते हैं, जैसे आप वॉच में लगाते हैं, है ना, कौन सी वॉच जो आपके दीवार पर लगाई जाती है, तो है ना, उस वॉच पर आप लगाते हैं। इसके अलावा आपने रेडियो वगैरह में इस तरह के सेल प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे निप्पो की बैटरीज, है ना, इस तरह से बैटरीज आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। आपने उसको बाहर से देखा होगा तो बाहर आपका एक कागज़ लपेटा होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा होता है और बीच में आपकी एक मेटल की कैप होती है। अब उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, तो पहली चीज़ इसके बारे में जो चीज़ें मैंने आपको एग्ज़ाम के हिसाब से ध्यान रखनी है वो ये है
कि ड्राई सेल को लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। पहली चीज़, ये कौन सा सेल है? लेक्लांसे सेल। दूसरी चीज़, इसकी जो वोल्टता प्राप्त होती है आपको 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक की वोल्टता प्राप्त होती है। ओके, और ये आपका इरिवर्सिबल है, यानी कि अनुत्क्रमणीय सेल है, प्राइमरी है इसलिए, यानी कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद आप इसको वापस चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें आपको मेन ध्यान रखनी है। अब ड्राई सेल की स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी मैकेनिज्म के बारे में मेन चीज़ यहाँ पर इनकी अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन, जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उसको आपको समझना होगा। तो ड्राई सेल की मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले बाहर की तरफ आपका एक Zn का पात्र होता है, कंटेनर होता है, जो कि Zn का बना होगा। किसका? Zn का। ओके, इसके मिड में एक ग्रेफाइट या कार्बन जो आप कहते हो उसकी रोड लगी होती है, और यहाँ पर आपका इंसुलेटर लगा होता है, प्लास्टिक। ये आपका क्या होगा? प्लास्टिक से इंसुलेशन किया जाता है। इसके चारों ओर एक आपकी सिल्क की मेम्ब्रेन होती है, जो बिल्कुल दोनों पार्ट को अलग करेगी। तो ये आपकी सिल्क मेम्ब्रेन होगी। ओके, और यहाँ पर आपका इस ग्रेफाइट की रोड के चारों ओर और इस मेम्ब्रेन के बीच में MnO2 प्लस कार्बन चूर्ण। आपने कभी सेल को फोड़ के देखा होगा तो अंदर से है ना कार्बन का चूर्ण निकलता है। तो यहाँ पर MnO2 और मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा होता है, पेस्ट भरा होता है। बाहर की ओर इस झिल्ली और इस कंटेनर के बीच में अमोनियम क्लोराइड भरा जाता है, प्लस ZnCl2 भरा होता है। ओके, ये इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आपकी मेटल कैप होती है। अब इसके दो टर्मिनल कौन से होंगे? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि Zn आपका डेनियल सेल की तरह इलेक्ट्रॉन दाता होगा और ये Zn इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होने वाले हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। और यहाँ पर ये क्या बनने वाला है? एनोड। यानी कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाली है, ऑक्सीकरण यहाँ होगा। और अब बात करें कैथोड के लिए, ये तो काम करेगा एनोड का। अब कैथोड यानी कि रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है आपकी किस पर? इस कार्बन की रोड पर। और ये आपका किस तरह से काम करेगा कैथोड का? तो यहाँ पर क्या चार्ज होगा? प्लस चार्ज। और यहाँ पर रिडक्शन जो होने वाली अभिक्रिया है वो संपन्न होने वाली है। और रिडक्शन यहाँ पर होगा किसका? तो रिडक्शन होगा MnO2 कन्वर्ट इनटू Mn2O3 में। यानी कि MnO2 को अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से देखें तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इंटू -2 कितने? -2 का -2 दो बार है तो कितना हो गया? -4। तो इस पर क्या हो जाएगा? +4। और यहाँ पर देखें तो -6, Mn कितने? 2, और ये कितना है? -6। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है? +3। ओके, यानी कि इसका है +4 और इसका है -3। तो ये 4 से कहाँ चला जाएगा? 3 में। तो रिडक्शन किसका होने वाला है? ध्यान रखिए, ड्राई सेल में रिडक्शन होगा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? Zn का। यहाँ पर आपकी सिंपल सी अभिक्रिया होगी ऑक्सीडेशन में, Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन होकर ये बन जाएगा एनोड और वो बन जाएगा आपका कैथोड। तो ग्रेफाइट रोड कैथोड का काम करेगी और रिडक्शन किसका होने वाला है यहाँ पर? MnO2 का, और किस में होगा? Mn2O3 में। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रिएक्शन के हिसाब से। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, बनावट आपको समझ में आ जाएगी। और इसके चारों ओर एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसको इंसुलेट करने के लिए थिक पेपर लगाया जाता है, मोटा कागज़ लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? थिक पेपर लगा दिया जाएगा ताकि ये इंसुलेट हो जाए। क्लियर है?
एक चीज़ और देख लें कि जिस तरह से आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल होते हैं, तो एक हाफ सेल तो आपका ये वाला अंदर है, सिल्क की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपका एक हाफ सेल है, और दूसरा हाफ सेल कौन सा है, ये वाला है जहाँ पर NH4Cl और ZnCl2 को भरा गया है और Zn का कंटेनर है। तो यहाँ पर दोनों हाफ सेल है और दोनों को सेपरेट किससे किया गया है, सिल्क मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट कर लिया गया है। तो बन गया ना एक हाफ सेल और एक हाफ सेल, एक आपका एनोड बना है, दूसरा क्या बना है, कैथोड बना है, और इनकी रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होते हैं और वही आपको धारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में इसकी रिएक्शन बताने वाला हूँ। ओके, अब ड्राई सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके द्वारा आपको आवेश या धारा प्राप्त होती है, मेन चीज़ उनको समझ लें। मैंने बताया आपकी स्ट्रक्चर के अंदर 2 चीज़ें, एक तो आपका Zn का कंटेनर है, वो तो किसका काम करेगा, Zn कंटेनर तो काम करेगा एनोड का, ठीक है, और ग्रेफाइट रोड जो है यानी कि कार्बन की जो रोड है वो किसका काम करेगी, कैथोड का, और यहाँ पर रिडक्शन किसका होने वाला है, MnO2 का। ये 2 चीज़ें ध्यान रखें, ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा और ऑक्सीडेशन होने वाला है, और यहाँ पर ये क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। क्लियर? अब आप देखें, सबसे पहले एनोड पर जो रिएक्शन होने वाली है, एनोड पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, Zn का, तो Zn as convert into Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, ये 0 में था, 0 से किस में आ गया, +2 में हो गया ना ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर चार्ज क्या मिलने वाला आपको, नेगेटिव पोल मिलेगा। अब बात करें रिडक्शन यानी कि कैथोड पर, तो कैथोड पर जो रिएक्शन होने वाली है वो होगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मैंने बताया किसका होगा, MnO2 का, और किस में कन्वर्ट होगा, +4 से +3 में। यहाँ पर ये किस में है, +4 में, यहाँ पर किस में आ गया, ये +3 में हो गया। और इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको यहीं से बैलेंस कर देते, तो ये हो जाएगा 2MnO2। क्लियर है? लेकिन अब आप देखें इसमें ऑक्सीजन आपका आया कहाँ से, यानी कि आपका 4 है, यहाँ पर कितने रह गए, 3, तो 1 ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाला कहाँ से है, तो इसके साथ आप क्या जोड़ेंगे, अमोनियम जो है आपका, वह अमोनियम क्लोराइड से जो आयनाइजेशन के द्वारा प्राप्त होने वाला है, ये आपका इसके साथ रिएक्ट करेगा, और अब क्या मिलने वाला आपको, तो ये 2 अमोनियम यहाँ ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, NH3 कितने अमोनिया के रूप में मुक्त हो जाएगी, और H2O मिलेगा। वापस समझे रिएक्शन को, MnO2 से ये किस में, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2O3 में, +4 से +3 में। सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर दिया, तो इसकी भी आपकी कितनी हो जाएगी मात्रा, 2, और यहाँ पर अब आपकी Mn2O3 हो गया। यहाँ पर आपके कितने ऑक्सीजन है, 4 की जगह यहाँ पर कितने, 3, तो 1 ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा कि आपको कहाँ क्या रखा गया, अमोनियम क्लोराइड भरा गया था, तो अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम आयन आपको यहाँ पर रिएक्ट करेगा, और वह किस रूप में मुक्त हो जाएगा, अमोनिया के रूप में, और H2O बन जाएगा। तो कैथोड पर होने वाली रिएक्शन ये होगी, यानी कि इसको मैं ओवरऑल पूरी को एक साथ लिख दूँ, मिटा दूँ इसको, तो रिएक्शन क्या हो गई आपकी, MnO2 2 मोलिक्यूल प्लस 2 अमोनियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और किस में कन्वर्ट हो गया, Mn2O3 प्लस 2 NH3 प्लस H2O, कंप्लीट। और नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो नेट सेल रिएक्शन हो गई यहाँ पर आपकी, ये नेट सेल रिएक्शन ZnS प्लस MnO2 2 प्लस 2NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपका कट जाएगा, Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O, और आपका यहाँ पर एक क्या बचा हुआ है, Zn+2। ये आपकी ड्राई सेल में होने वाली कंप्लीट रिएक्शन है। ओके बच्चों,
दो चीज़ें ध्यान रखें, एनोड पर Zn का ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पर MnO2 में बदला, यानी कि +4 से +3 में गया तो रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन के लिए कौन रहेगा, तो अमोनियम आयन रहेगा, और अमोनियम किसके साथ रिएक्शन होगी, तो ये बन जाएगा अमोनिया। अब ये तो हो गई आपकी नेट सेल रिएक्शन, और इस तरह से आपको कितनी धारा मिलने वाली है, 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट की धारा इसमें आपको प्राप्त हो जाती है। अब बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम है, अमोनिया गैस आपकी जो रिलीज हो रही है ये सेल में रहेगी, और जब सेल में रहेगी तो ये उसके लिए हार्मफुल रहेगी। तो इस अमोनिया गैस को यहाँ से रिलीव करना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका Zn है +2 ये वाला किससे क्रिया करेगा, अमोनिया से। और चूंकि आप कॉम्प्लेक्स जब पढ़ोगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मिलेगा Zn NH3 4, और ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा आपका +2। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो Zn +2 आयन भी यहाँ से कॉम्प्लेक्स के रूप में आ जाएंगे, और अमोनिया भी इसके साथ जुड़ जाएगी, और अमोनिया गैस आपकी सेल से इस रूप में आ जाने के कारण अब वह हानिकारक नहीं रहेगी। ओके, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है अमोनिया। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक समस्या और है जो ड्राई सेल में होती है कि कई बार इनसे धारा प्राप्त नहीं करते, आपका सेल नया का नया पड़ा हुआ है, फिर भी कुछ लंबे समय तक रखने के पश्चात उस सेल क्या होता है आपका ख़राब हो जाता है। कई बार देखो गीला हो जाएगा, या उसका Zn का जो पोर्ट है वो क्या हो जाता है आपका सैरंध्र हो जाता है, यानी उसमें छेद हो जाते हैं जिससे पेस्ट बाहर निकल के आने लग जाता है, देखा होगा आपने। तो उसका कारण क्या है कि इसके अंदर आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, एसिड्स बना लेता है, और ये एसिड क्या करता है, Zn के साथ क्रिया करके Zn को क्या कर लेता है, संक्षारित कर लेता है, यानी कि Zn को नष्ट करता है, जिसके कारण ये सेल क्या हो जाता है आपका खराब हो जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है ड्राई सेल की, कि इसको लंबे समय तक आप नहीं रख सकते हैं। तो आपने देखा होगा सेल के ऊपर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखकर आपको सेल लेना होता है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय के पश्चात ये सेल्फ ही क्या होता है, ख़राब होना चालू हो जाता है। कारण होता है उसमें अम्ल बनने के कारण। तो बच्चों आ गया समझ में पूरा ड्राई सेल की स्ट्रक्चर मैंने बता दी। एक छोटा सा डायग्राम है, आप ध्यान रखें। ग्रेफाइट रोड है, Zn का पात्र है, ग्रेफाइट रोड के चारों ओर कौन है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा हुआ है, और उसके बीच में आपकी सिल्क की मेम्ब्रेन है, और Zn और सिल्क की मेम्ब्रेन के बीच में अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। ये हो गया उसकी स्ट्रक्चर। फिर वहाँ पर दो काम होगा, एनोड कौन बनेगा, तो Zn एनोड बनता है, और आपका ग्रेफाइट रोड क्या बनती है, कैथोड बनता है। यानी कि आपके सेल के नीचे के सिरे पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और ऊपर जो मेटल कैप है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और फिर रिडक्शन इस तरह से और ऑक्सीडेशन इस तरह से होने वाला है, और इस तरह से आपका कंप्लीट सेल तैयार हो जाता है। ध्यान रह जाएगा पूरे टॉपिक में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो इसका वोल्टेज कितना होता है, ओके, और दूसरी चीज़ है जो मैंने अभी बताया कि ये ख़राब क्यों हो जाता है, तो ये HCl यानी कि अम्ल बनने के कारण क्या होता है, ये संक्षारित हो जाता है, इसलिए ये ख़राब हो जाता है। क्लियर है बच्चों। चलो उतार लो इन दोनों रिएक्शनों को। अब सेकंड है आपका मरकरी सेल। जिसको जनरली हम बटन सेल भी कहते हैं, है ना, बटन की तरह होता है। देखा आपने, जैसे आप वॉच जो आपकी रिस्ट वॉच होती है उसके अंदर गोल गोल सा लगाता है, कैलकुलेटर में लगाए जाते हैं, ठीक है ना, आपकी हीयरिंग जो मशीन होती है वहाँ पर ही लगाए जाते हैं। तो ये बटन सेल जो होते हैं आपके, इनको मरकरी सेल कहा जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें आप, तो मरकरी सेल की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। यहाँ पर भी आपका एक Zn का कंटेनर होगा, ये आपका Zn का कंटेनर है, बीच में आपके क्या होगी, वही ग्रेफाइट की रोड होगी, ये आपकी ग्रेफाइट की यानी कि कार्बन की रोड है, ये ग्रेफाइट, ओके। यहाँ पर आपका वही मेटल कैप होगा, और यहाँ पर इसमें भरा रहता है मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO प्लस NaOH या KOH का पेस्ट भरा रहता है, गीला पेस्ट, ठीक है ना। ये इसकी सिंपल सी बनावट है, और दोनों सेलों को जो दो पार्ट है इसके, दो हाफ सेल होंगे। जैसे आपका Zn, तो मैंने कहा ना Zn तो हमेशा के लिए क्या बनेगा, यहाँ पर आपका वही एनोड का काम करने वाला है,
और जब एनोड का काम करेगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, और इस पर चार्ज क्या मिलने वाला है आपको, नेगेटिव। और ग्रेफाइट रोड यहाँ पर जिस तरह से ड्राई सेल था उसी तरह से ये किसका काम करेगी, कैथोड का काम करने वाली है। और कैथोड है तो यहाँ पर क्या होगा आपका, रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होगा, HgO कन्वर्ट इनटू Hg। ये ध्यान रखिए, मर्क्यूरियस ऑक्साइड मरकरी में रिडक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ये +2 में है और ये 0 में है। और Zn यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा तो इस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Zn 0 से +2 में आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। क्लियर। तो ये आपकी सिंपल सी रेडॉक्स अभिक्रियाएँ यहाँ होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ है कि ड्राई सेल से ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। इसका मतलब जब तक ये पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर एक समान वोल्टता की धारा आपको मिलने वाली है। ध्यान रखें, यहाँ पर आपको वोल्टता क्या मिलेगी, एक समान मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं बदलती है। और इससे प्राप्त वोल्टता दिमाग में रखिए 1.35 वोल्ट की यहाँ पर क्या होगी, आपको धारा प्राप्त होगी। क्लियर है। तो ये सिंपल सी स्ट्रक्चर है, आप इसको बना लें। पहले ये आपकी ग्रेफाइट रोड है, तो स्ट्रक्चर ध्यान रखिए मरकरी सेल की। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन, जो इसके अंदर होने वाली है रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ से धारा प्राप्त होगी। आपको उतार लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो इसके अंदर होती है और आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो मैंने दो चीज़ें बताई है कि कैथोड वहाँ पर आपका ग्रेफाइट रोड बनने वाली है जहाँ पर HgO Hg में, और यहाँ पर ये रहेगा। और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह जो सॉल्यूशन काम लेने वाला है वो होगा आपका NaOH और KOH। क्लियर। मिटा दूँ। अब केमिकल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इन मरकरी सेल। पहली रिएक्शन आपकी एनोड पर, तो एनोड पर क्या होने वाली है, वही आपका Zn किस में बदलेगा, Zn +2 में, और कितने इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। यहाँ पर आपका जो OH से प्राप्त होने वाला है वो होगा आपका 2OH माइनस, और क्या मिलेगा आपको, H2O। और देखें आप ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, 1। इसका मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ से किस में बदल जाएगा, ये आपका ZnO में बदल जाएगा। है तो वही है, Zn 0 से कहाँ आ गया, +2 में, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट मीडियम जो है वो OH जो NaOH और KOH के द्वारा होगा, तो वहाँ पर आपके OH आयन इसे रिएक्ट करेंगे और OH आयन होकर उदासीन होकर क्या बना लेंगे, H2O, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देंगे और एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और Zn किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ZnO में। ये आपकी एनोड की रिएक्शन होगी। अब बात करें कैथोड पर, तो 8 कैथोड, कैथोड पर हमने बताया HgO किस में बदल जाएगा, Hg में। और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, ये लेगा, और आपका H2O यहाँ पर रहने वाला है। ओके, तो H2O यहाँ पर किस में बदल जाएगा, 2OH में। ये 2 हटा देता हूँ मैं, ये H2O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये आपके हो गए, और इस पर क्या चार्ज आएगा आपका, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो पूरी एनोड के बाद कैथोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये आपका H2O इससे रिएक्ट करेगा तो OH कितने बन जाएंगे, 2, ये इसका रिडक्शन कर देगा और ये Hg में रिड्यूस हो जाएगा। अब आप नेट सेल रिएक्शन देख लें, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn प्लस HgO, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, OH से OH कट जाएगा, तो बचा क्या, प्लस H2O ZnO प्लस Hg, और H2O से भी H2O आपका क्रॉस हो रहा है। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन होगी, और इसके द्वारा आपको कितनी वोल्टता मिलेगी, 1.35 वोल्टता। और एक फ़ायदे की चीज़ क्या बताइए कि इसमें आपको स्थिर वोल्टता प्राप्त होती है, परिवर्तित नहीं होती क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बदलती है। क्लियर है ये। अब आपका सेल फॉर्मूला भी बना सकते हो इसका, तो इस तरह से होगा, आपको सिखा रखा है, ZnS कन्वर्ट इनटू Zn+2 इक्वस साल्ट ब्रिज, मैंने बताया ना पेपर लगाया जाएगा, सरंद्र पेपर बड़ा वाला, और उसके बाद क्या होगा आपका Hg+2 कन्वर्ट इनटू HgS।
ये इसका सेल फॉर्मूला हो जाएगा, और ये ऊपर वाली इसकी क्या है, कंप्लीट रिएक्शन है। समझ में आया? वापस समझो, मरकरी सेल बनावट समझ में आ गई। उसके बाद दो रिएक्शन, एनोड पर क्या होने वाली, Zn किस में बदलेगा, Zn+2 में, तो Zn में बदल जाता है, और यहाँ पर मीडियम क्या होता है आपका, जो अपघटित के वियोजन से प्राप्त होने वाला आपको NaOH के OH से, तो 2 OH आएंगे, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको H2 और ZnO में। और कैथोड पर क्या होने वाला है, HgO कन्वर्ट इंटू Hg, और H2O के साथ रिएक्ट होकर ये क्या बनाएगा, 2OH। फिर आप अगर नेट सेल देखें रिएक्शन, तो Zn HgO ZnO और Hg में बदल जाएगा। ये इसकी नेट सेल रिएक्शन होगी। क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान रखें कि इस सेल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो इसको फेंकना है, तो फेंकते समय ध्यान रखें, क्योंकि इसमें क्या होता है, मरकरी होता है, पारा होता है, और ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। तो ऐसे सेलों को आप सावधानी से, मैं तो कहता हूँ कई जगह पर आप क्या करें, खड्डा करके गाड़ दें इनको, क्योंकि ये टॉक्सिक है, आपने फेंका है, तो किसी भी बेचारे जो आपके जीव जंतु होते हैं, अगर उनके कांटेक्ट में आ जाता है या लीकेज हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ मामला रहेगा। तो इसका निस्तारण बड़े सावधानी से करें। ओके, चलो उतार लो इसको। तो बच्चों दोनों सेल समझ में आ गए। ये थी प्राइमरी बैटरी, एक तो ड्राई सेल था लेग्रांजे सेल, और दूसरा बटन सेल या मरकरी सेल के बारे में हमने पढ़ा है। दोनों में जो चीज़ें मेन ध्यान रखने वाली बातें, वो क्या ध्यान रखोगे आप, छोटी सी चीज़ है, आप दिमाग में रखिए, आसानी से तैयार हो जाता है ये। पहली चीज़ क्या है, ड्राई सेल के बारे में अगर मैं लिखूं, तो ड्राई सेल में आपको 1.25 से लेके 1.5 वोल्ट की वोल्टता प्राप्त होगी, जबकि मरकरी सेल के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, 1.35 वोल्ट की धारा प्राप्त होने वाली है। ओके, इसके अलावा स्ट्रक्चर डायग्राम आपके पास है, और यहाँ पर Zn की रिएक्शन जो होती है वो आपका ऑक्सीडेशन में चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है, और MnO2 जो है वो किस में बदल जाता है, Mn2O3 में, प्लस यहाँ पर क्या होते हैं, अमोनियम आपके 2, ये भी 2 हो जाएंगे, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इधर आपको क्या मिलेगा, अमोनिया गैस प्लस H2O। और ये अमोनिया गैस किससे क्रिया कर लेती है, Zn+2 से, ताकि ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो अमोनिया यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण Zn NH3 लिगेंड के रूप में अमोनिया काम करेगी, और +2 हो जाएगा। ये मेन चीज़ है आपकी ड्राई सेल के बारे में। ओके, ये माइनस चार्ज एनोड, ये प्लस चार्ज कहाँ होगा, कार्बन की रोड पर, और ये बनेगा आपका कैथोड। सेकंड, यहाँ पर आपको बताया वही रिएक्शन, Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पर आपके क्या होंगे, 2OH माइनस, और ये आपका बदल जाएगा किसमें, Zn+2 में। ये आपका एनोड ऑक्सीडेशन या माइनस चार्ज, और कैथोड पर क्या होने वाला है, तो मैंने बताया HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और किस में बदल जाएगा, Hg प्लस 2OH माइनस। क्लियर? और अब आपके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन H2O यहाँ पर मिलेगा आपको, तो ये आपका H2O से H2O इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और नेट सेल आपका क्या रह जाएगा, Zn प्लस HgO ZnO प्लस Hg। ये 2 बातें ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चों? अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज सेल के बारे में, और फ्यूल सेल के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल पर आपको कई बार क्वेश्चन मिले हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपका स्पेस जो शटल होती है वहाँ पर, स्पेस फ्लाइट जो होती है वहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट के लिए आप क्या करें, अगर आपने अब तक भी नहीं किया हो तो शेयर और सब्सक्राइब ये ज़रूर करें। थैंक यू।